Hello dear student, in this video we are going to start our next topic, that is depression in freezing point. Alright, तो here we mainly discuss about the topic, और वो topic है हमारा depression in freezing point. We normally show this depression in freezing point through the delta TF with the value delta TF. Okay. Now let's begin. In case of delta TF, okay, let me change the background first because it's not looking that much nice as we want. If we take the white pen, then maybe possible we could get it in exact the way we want. Okay, okay, now it's good. The depression in freezing point. Let's say जब हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो ये हमारा सिस्टम है और इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो ये हमारे बहुत सारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए जिन्होंने पूरे सिस्टम की जो सरफेस है उसको कवर कर रखा है. ऑलराइट, अब ये कवर करेगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल्स, अगर इफ इट इज़ इन प्योर स्टेट, प्योर सॉल्वेंट हम इसको मान के चल रहे हैं, तो इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे. और ऐसे सिमिलरली क्या होगा, ऊपर से भी एक प्रेशर इस पर काम करता होगा. तो जब इन दोनों का प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक, और टेम्परेचर क्या है, कम होता जा रहा है, यानी कि हम एटलीस्ट इसको लेके गए एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, देन ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो इन दैट कंडीशन जो सॉल्वेंट है वो एक तरीके से फ्रीज हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा जिसपे ये फ्रीज होगा उसको हम दिखाते हैं डेल्टा एफ नॉट से. ऑलराइट, ये हम सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट. अब सिमिलरली क्या होता है कि हमने सेम कंटेनर ले रखा है, और इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे कुछ अमाउंट में सॉल्वेंट, कुछ अमाउंट में ऐड करेंगे हम सॉल्वेंट. तो लेट्स से ये मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट के. अब सिमिलरली इनके मॉलिक्यूल की सरफेस पर आने की वजह से कुछ स्पेस जो होगा वो एक्वायर कर लिया जाएगा इस मॉलिक्यूल के थ्रू. अब ये जो मॉलिक्यूल है, यानी कि जो सोल्यूशन है हमारा, ये जो सोल्यूशन बन के आया है, इन मॉलिक्यूल के एक्वायर करने की वजह से जो प्रेशर की अमाउंट है वो क्या हो गई, कम हो गई. इसकी वजह से हमको इसे और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे इसका जो नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा TF के बराबर. और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये सवाल है, ये लोअर है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे तो अगर हम उसको वाटर मानते तो यहाँ पे ये हो रहा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज, लेकिन अब तुमको जो दिखेगा वो दिखेगा लगभग -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज. तो ये टेम्परेचर का लोअर होने का मेन रीज़न क्या है, दैट इज प्रेशर, और जो सॉल्यूट हमने यूज़ किया है उस सॉल्यूट की वजह से उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमको मोर टेम्परेचर को लोअर करना पड़ रहा है. ठीक, तो अब इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो टॉपिक है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू होता है किसके, डेल्टा TF के. और इसको दिखाएंगे हम कि भाई जो ये सा वाला है वैल्यू ये रखेंगे पहले और माइनस कर देंगे TF, इस तरीके से.
याद रख क्या रखना है, अब ये वैल्यू आएगी निगेटिव। तो जैसे सपोज करें यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके देखते हैं, तो जैसे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम देखें तो वो होता है नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और ये जो आया है ये वाटर के लिए होता है लगभग लगभग -4 किसी एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया +4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 प्लस का मतलब होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंस जो होता है हमेशा वो पॉजिटिव ही आता है। दैट्स वाई हम इसको वैल्यू को पहले रखते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू को, और जो हमारी दूसरी वैल्यू है उसको हम बाद में रखते हैं, राइट। यहाँ से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, द डिप्रेशन इन freezing point is directly proportional to molality of the solution कुछ इस तरीके से। यानी कि इसको हम दिखा सकते हैं कैसे, हम दिखा सकते हैं वो जो डेल्टा टी एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलरिटी के। अब इस मोलरिटी को, जो ये मोलरिटी है ये वही मोलरिटी है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं और इसको डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर केजी में। और चाहे तो हम इसको यूँ दिखा सकते हैं WB और ये MB इंटू यहाँ पर आएगा 1000 और ये आ जाएगा W ग्राम। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा एक कांस्टेंट जो होता है KF, कुछ इस तरीके से। अब ये KF जो है, इस KF को बोलते हैं हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। पहली चीज तो ये है, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं इस m की जगह पर, ये जो m है इसकी जगह पर इसकी ये सी वाली वैल्यू रख दूँ, मेरे पास फॉर्मूला बन के आएगा डेल्टा TF इक्वल KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB एंड यहाँ पर आ जाएगा W 1 ग्राम, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब मैंने जैसे बात की थी कि हम इन फॉर्मूलाज का मोस्टली यूज जो करते हैं ना, वो करते हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। किस लिए, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कुछ इस तरीके से। Now we get the value and what the point we reached that comes out कि भाई यहाँ पर इसकी जगह पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर क्या रखेंगे, हम MB रख देंगे और यहाँ पे KF आ जाएगा इंटू WB हो जाएगा इंटू 1000 रहेगा और नीचे M की जगह आ जाएगा डेल्टा TF और यहाँ पे W1 दैट इज इन ग्राम, कुछ इस तरीके से। We get it right, ठीक। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है मोस्टली इट इज अप्लाइड ऑन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस गॉट इट, उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इस तरीके से क्या करना है, हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हम वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, छोटा सा माइनर से चेंज करते हैं और वी यूज I एट द प्लेस ऑफ
नो वन, जस्ट वी ऐड द आई। हम इसके अंदर डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, आई ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। डेल्टा टी एफ इंटू W1 इन ग्राम, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जब कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जो या तो डिसोसिएट होता हो, यानी कि इफ डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक प्लेस, तो उस केस में हमको पता है कि हमेशा आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। इफ नो डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं होता तो आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन इफ एसोसिएशन का केस आ जाए, यानी कि जिसमें एक मॉलिक्यूल जुड़ के, दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाए या तीन मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाए, तो इन दैट केस जो आई की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको समझना था, एंड दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट। तो तुमको अगर एक बार समझ में आ गया तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, एंड देन यू गेट द ग्रेट आंसर। तो हर एक आंसर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ये टॉपिक की एक जो इम्पोर्टेंस है उसको समझो और उसको फिर अप्लाई करो। तो यहाँ तक अभी हम 3 पॉइंट के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन करेंगे, ठीक, और वो हमारा पॉइंट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट वी डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे ये टॉपिक पूरे होते हैं उसके बाद जो अगला काम हम करने वाले हैं दैट इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। एक्चुअली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक सिमिलर सी चीज़ जो पूछी जाती है, उसमें यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और उसका क्या रिलेशन है। ऑलराइट,